हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे बीपीएससी टीआरई थर्ड या फिर बीपीएससी टीआरई फोर्थ में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपके पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट रहा हो या फिर टीआरई सेकंड रहा हो। ठीक है, तो जो आपका सेकंड पेपर होता है भाग 2 सामान्य ज्ञान का, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो आप इनको शुरू से लास्ट तक देखिएगा पूरी क्लास को, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है कि मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है। जो मानव हृदय होता है उसमें जो शुद्ध रक्त होता है वो कहाँ पाया जाता है? महाधमनी एवं नीलय में पाया जाता है, या फिर दाएं नीलय एवं फुफ्फुसीय धमनी में, या फिर फुफ्फुसीय धमनी और महाधमनी में पाया जाता है? कहाँ पे पाया जाता है? तो मानव का जो हार्ट होता है, जो हृदय होता है, उसमें जो शुद्ध रक्त बहता है वो कहाँ पे बहता है? वो बहता है महाधमनी और बाएं निलय में रहता है। ठीक है, कहाँ पे? महाधमनी और बाएं निलय में। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ठीक है, क्या वो हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, या फिर है अटलांटिक महासागर? तो विश्व का सबसे बड़ा एवं गहरा जो महासागर होता है वो कौन सा है? तो वो है प्रशांत महासागर। ठीक है, सबसे बड़ा महासागर और सबसे गहरा भी महासागर ये माना जाता है। ठीक है, तो कौन सा है? यह है प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? जो माउंट एवरेस्ट है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है वो कितनी है? क्या वो 8000 मीटर है, 8848 मीटर है, या फिर 8056 मीटर है? तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है वो कितनी है? तो वो है 8848। कितनी है? 8848 ऊंचाई जो है मीटर में इसकी ऊंचाई है किसकी? माउंट एवरेस्ट की। ठीक है, तो ध्यान रखना है 8848 इसकी जो है ऊंचाई है किसकी? माउंट एवरेस्ट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जरवा जनजाति निवास करती है? कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे जरवा जनजाति जो है क्या करती है? निवास करती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा है अंडमान और निकोबार। तो ये जो जनजाति है जिसको जरवा कहते हैं वो कहाँ पे पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कहाँ पे? अंडमान और निकोबार में। ठीक है, तो अंडमान निकोबार जो केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ पे जरवा जनजाति रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जैविक खाद का मुख्य स्रोत है? जो जैविक खाद होता है उसका मुख्य स्रोत कौन सा होता है? क्या वो हरे शैवाल होते हैं, जीवाणु होते हैं, या फिर यीस्ट होता है? तो ये जो जैविक खाद होते हैं इनका जो मुख्य स्रोत माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? तो वो माना जाता है हरे जो शैवाल होते हैं। ठीक है, हरे शैवाल क्या होते हैं? वो जैविक खाद के मुख्य स्रोत होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हित संरक्षण के लिए किसका गठन किया गया है? यानी जो गवर्नमेंट है उसकी ओर से भारत में महिलाओं के हित और उनके संरक्षण के लिए किस चीज़ का गठन किया गया है? पहला है अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, या फिर राष्ट्रीय महिला आयोग, या फिर भारतीय महिलाओं का राष्ट्रीय संघ। तो महिलाओं के हित के लिए और उनके संरक्षण के लिए किसका गठन किया गया? तो ये किया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग का। ठीक है, तो ये जो है इसका गठन कब किया गया था? तो ये इसका गठन जो है 1990 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, ये जो अधिनियम है 1990 में इसका जो है पारित किया गया था। और ये कौन सा है? तो ये है राष्ट्रीय महिला आयोग, जिसमें महिलाओं के हित और उनके संरक्षण के लिए बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं? जो जड़ होता है उसकी जो कोशिका है उसमें उपस्थित जो लवक है उसको क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, या फिर क्रोमोप्लास्ट कहते हैं? तो जड़ की कोशिका में जो उपस्थित लवक होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से कथन जंगलों के संदर्भ में सही हैं?
निम्न में से कौन से कथन जंगलों के संदर्भ में सही है? पहला है कि जंगल मृदा को अपरदन से बचाते हैं। दूसरा है कि जंगल में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, ठीक है। और तीसरा है कि वन जलवायु और जलचक्र को प्रभावित करते हैं। और डी नंबर है कि मृदा वनों की वृद्धि और पुनर्जन्म में सहायक होती है, ठीक है। इसमें दिया है कि कौन से कथन जंगलों के संदर्भ में सही है। तो पहला दिया है कि जंगल मृदा को अपरदन से बचाते हैं, बिल्कुल सही है। जो मिट्टी है उसके अपरदन यानी कटाव से जंगल जो है रोकते हैं। जहाँ पे जंगल अधिक होते हैं वहाँ पे मिट्टी जो है का अपरदन बहुत कम होता है, मिट्टी का कटाव बारिश से कम होता है, तो ये पहला सही है। दूसरा कि जंगल में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, बिल्कुल नहीं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जंतु और पौधे जो हैं एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, तो ये तो गलत है। सी है कि वन जलवायु और जलचक्र को प्रभावित करते हैं, ये भी सही है। और डी है कि मृदा वनों की वृद्धि और पुनर्जनन में सहायक होती है, तो ये भी सही। जो मिट्टी होती है वनों की वृद्धि और पुनर्जनन में यानी कि दोबारा से जो पौधे उपजते हैं उसमें सहायक होती है, तो ये भी सही है। तो बी इसका गलत है आंसर, बाकी ए सी और डी सही है। तो ए सी और डी आपका तीसरा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। किस लिए आकर्षित करता है? पुरातनता की वजह से, या फिर चमक से, या फिर प्रतिरोध से। जो कुतुब मीनार है ये जो है लौह स्तंभ वैज्ञानिकों को ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये क्यों करता है? क्योंकि जो है ये प्रतिरोध है, ठीक है। यानी जो ये कुतुब मीनार के पास जो लौह स्तंभ है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे बताना है कि कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। किस वजह से? प्रतिरोध की वजह से, ठीक है। जो लोहे के स्तंभ होते हैं ये जो है पुरातत्वविदों का जो है अपने जो पुरातत्वविद वैज्ञानिक होते हैं उनका ध्यान आकर्षित करते हैं, क्योंकि इसकी जो जंग है वो उच्च प्रतिरोधक क्षमता उसमें होती है। जंग में क्या होता है, यानी जो जंग होती है वो जंग के लिए क्या है, उच्च प्रतिरोध होते हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए जो है आकर्षित करते हैं, तो प्रतिरोध इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार की मिट्टी द्वारा अधिक जल धारण किया जा सकता है? अधिक जल धारण किस प्रकार की मिट्टी के द्वारा किया जा सकता है? क्या वो दोमट है, बलुई है, या फिर है जलोढ़? तो ये कौन सी मिट्टी है? तो ये है दोमट, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। किस देश में विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस देश में है? क्या वो ब्राजील है, कनाडा है, या फिर है रूस? तो वो कौन सा देश है? वो है आपका रूस। रूस में है जो विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कहाँ पे है? तो ये है रूस में। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल के विभाजन से किस वायसराय का संबंध है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल के विभाजन से किस वायसराय का संबंध है? पहला है लॉर्ड कैनिंग का, लॉर्ड हार्डिंग का, ये लॉर्ड वेलेस्ली का, ठीक है। तो ये जो बंगाल का विभाजन है इसमें कौन से वायसराय हैं? तो इसमें तो लॉर्ड कैनिंग है नहीं है, लॉर्ड हार्डिंग भी नहीं है, लॉर्ड वेलेस्ली भी नहीं है। तो जो भारत के वायसराय थे जिनके समय में बंगाल का विभाजन हुआ था वो कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कर्जन, ठीक है। कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। बंगाल विभाजन से किस वायसराय का संबंध है? तो वो है लॉर्ड कर्जन, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन तो इस ऑप्शन में है नहीं है, तो इसका फिफ्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बंगाल विभाजन में जो वायसराय थे वो कौन थे? वो थे लॉर्ड कर्जन, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शनि के वलय किससे बने हैं? जो शनि ग्रह है उसके जो वलय हैं वो किससे बने हैं? पहला ऑप्शन है गैसों और बादल से, बर्फ और चट्टान के बड़े टुकड़े से, या फिर हवा और तूफान से। तो जो शनि ग्रह है उसके जो वलय बने हैं किससे बने हैं? बर्फ और चट्टान के बड़े टुकड़ों से बने हैं ये जो वलय बने हैं, ठीक है। जो छल्ले टाइप में बने हैं वो किससे बने हैं? बर्फ और चट्टान के बड़े टुकड़ों से बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री किसके तट पर स्थित है? गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है गंगोत्री किसके तट पर स्थित है? पहला है अलकनंदा पर, भागीरथी पर, या फिर गोमती में। तो ये जो गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री ये किस तट पे है? तो ये है आपके भागीरथी तट पे, ठीक है। कहाँ पे है? भागीरथी पर है। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। आगरा में जो मोती मस्जिद हुआ है या मोती मस्जिद का जो निर्माण हुआ है किसके शासनकाल में हुआ है। क्या वो हुमायूं थे, शाहजहां थे या फिर थे औरंगजेब। तो आगरा में जो मोती मस्जिद का निर्माण हुआ है वो किसके शासनकाल में हुआ है, तो ये हुआ शाहजहां के शासनकाल में। ठीक है, शाहजहां ने अपने शाही दरबार के सदस्यों के लिए ये निर्माण कराया था किसका, मोती मस्जिद का। ठीक है, यानी उनके जो शाही दरबार के सदस्य थे उनके लिए उन्होंने मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। कौन से वो थे शासक, तो वो थे शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो क्या होता है। उसका त्वरण दोगुना हो जाता है, या फिर उसका संवेग दोगुना हो जाता है, या फिर उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। ठीक है, तो अगर किसी भी वस्तु के मात्रा स्थिर यानी मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी हो जाती है तो क्या होता है, उसका संवेग भी दोगुना हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, उसका संवेग भी दोगुना हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना तकनीकी द्वारा क्रांतिकारी परिवर्तन लाए गए हैं। सूचना तकनीकी के द्वारा जो क्रांतिकारी परिवर्तन लाए गए हैं वो किस क्षेत्र में लाए गए हैं। कृषि क्षेत्र में लाए गए हैं, पशुपालन अर्थव्यवस्था में, या फिर संचार क्षेत्र में। तो कहाँ सूचना तकनीक द्वारा जो क्रांतिकारी परिवर्तन लाए गए हैं किस क्षेत्र में लाए गए हैं, तो ये लाए गए हैं संचार क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ पुस्तक के लेखक कौन है। कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। क्या वो अरविंदो घोष हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर है महात्मा गांधी। तो ये जो कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है महात्मा गांधी के द्वारा, यानी कि इसके जो लेखक कौन है, महात्मा गांधी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गैस में संचारित होने पर तरंग की तरंग दैर्घ्य उसी ताप पर वायु में तरंग दैर्घ्य की दोगुनी है। यदि वायु में तरंग का वेग 340 मीटर प्रति सेकंड हो तो गैस में तरंग का वेग होगा कितना होगा, 170 मीटर प्रति सेकंड होगा, या फिर 340 मीटर प्रति सेकंड होगा, या फिर 680 मीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक है, तो कितना होगा, अगर जो है एक गैस में संचारित होने पर जो तरंग की तरंग दैर्घ्य है उसी ताप में वायु में तरंग दैर्घ्य की जो है क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। तो यदि वायु में तरंग का वेग 340 मीटर है तो गैस में तरंग दैर्घ्य कितना हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है जो 340 है इसको अगर हम 2 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 680। ठीक है, कितना होगा, 2 शून्य शून्य होगा, 2 चौके 8 होगा, 2 3 6 680 सीधा सीधा हो जाता है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकमान्य तिलक के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। जो लोकमान्य तिलक हैं उनके संबंध में कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है। पहला कि उन्होंने मराठी पत्र केसरी प्रकाशित किया था, दूसरा कि वो नरमपंथी कांग्रेसी नेता थे, बिल्कुल सही। ये जो है क्या थे, नरमपंथी कांग्रेसी नेता थे लोकमान्य तिलक। उन्होंने गणपति एवं शिवाजी, ये गलत है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह अक्सर कहा जाता है कि हमारे संविधान के निर्माताओं के दिमाग की कुंजी डैश निहित है, यानी कि जो हमारे संविधान के निर्माता हैं उनके दिमाग की कुंजी किस में निहित है, प्रस्तावना में निहित है, या फिर मौलिक अधिकार में निहित है, या फिर मौलिक कर्तव्य में निहित है। तो यह जो है हमेशा कहा जाता है कि हमारे संविधान के निर्माताओं के जो दिमाग की कुंजी है कहाँ पे जो है निहित है, तो ये प्रस्तावना में निहित है। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकता के बिना जनशक्ति एक तक ताकत नहीं है। एकता के बिना जनशक्ति एक ताकत नहीं है जब तक कि इसे ठीक से एक सामंजस्यपूर्ण और एकजुट ना किया जाए, तब यह एक आध्यात्मिक शक्ति बन जाती है। यह कथन किसका है। ठीक है, क्या ये सरदार वल्लभ भाई का कथन है, या फिर पंडित मदन मोहन मालवीय है, या फिर मदन लाल धिंगरा है। तो ये कौन है, इनका किसका कथन है, तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलेय संभावित तत्व है। क्या वो कैल्शियम है, क्या वो तत्व जो है सिलिकॉन है, या फिर है कार्बन। तो वो कौन सा तत्व है, तो वो है कौन सा आपका कैल्शियम होगा। ठीक है,
प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, आप सभी को पता होगा, प्राइमरी से पढ़ते आए हैं। हरी पत्तियों में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा कि हरे तने में तो होता नहीं है, हरी शाखाओं में नहीं होता, हरी जड़ों में नहीं होता, तो केवल एक होगा, यानी कि सिर्फ पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिकथन दिया है कि मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। पहला ऑप्शन है, तो ये तो ठीक है कि अच्छा आहार हो सकता है। दूसरा है कि मछली से कांड लीवर तेल मिलता है जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है, ये भी सही है। और दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। दोनों मछली के बारे में बात करी गई है, दोनों में अभिकथन और कारण दोनों में, तो पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण है। मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण कौन सा है। क्या अशोक के कमजोर उत्तराधिकारी जो साम्राज्य को ठीक से नियंत्रित नहीं कर सके, ठीक है, क्या ये कारण रहा है, या फिर दूसरा है कि अशोक की धार्मिक नीति, या फिर तीसरा अशोक ने अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा इसलिए। तो सबसे जो मेन कारण है उनके पतन का वो ये है कि अशोक के जो कमजोर अधिकारी थे जो साम्राज्य को ठीक से नियंत्रित नहीं कर सके, ये उनका मुख्य कारण रहा है मौर्य साम्राज्य के पतन का। ठीक है, अशोक के बाद जो भी उत्तराधिकारी आए हैं वो सही तरीके से साम्राज्य को नियंत्रित नहीं कर सके, ये मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा है कि भारत का एक स्टार परफॉर्मर के रूप में उभरा है। भारत जो है एक स्टार परफॉर्मर के रूप में उभरा है और इसका वैश्विक विकास 16% से अधिक योगदान देने का अनुमान है। ठीक है, क्या वो विश्व बैंक है, विश्व आर्थिक मंच है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। तो ये कौन सा है, तो ये है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, इसका जो है अनुमान है, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध का सफेद रंग किसका कारण होता है। जो दूध का सफेद रंग होता है वो किसके कारण होता है, केसीन के कारण होता है, या फिर एल्बुमिन के कारण, या फिर लैक्टोज के कारण। तो दूध का जो सफेद रंग होता है किसके कारण होता है, वो होता है केसीन के कारण। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्राथमिक रंग इनमें से कौन से हैं। जो प्राथमिक रंग के अंतर्गत आते हैं वो कौन कौन से कलर हैं, क्या वो नीला, हरा, पीला हैं। तो बिल्कुल सही, पीला, लाल, नीला। नीला तो है लेकिन लाल पीला नहीं है, ये गलत होगा। लाल, नीला, हरा, ये भी गलत है। नीला, हरा, पीला ये क्या होते हैं, प्राथमिक रंग होते हैं, ये आपको सभी को पता भी होगा। ठीक है, तो इसका जो है पहला आंसर जो है वो सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। ठीक है, तो ये टोटल 30 क्वेश्चन है जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की जो क्लास वो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।